तो आज की बड़ी खबर, विपक्ष ने मोदी सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की कोशिश की। दिल्ली और देश के कई इलाकों में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के बाहर भी नारेबाजी दिखी तो बजट सत्र के पहले दिन भी इसी विरोध प्रदर्शन के नाम कुर्बान हो गया। महंगाई को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में खूब हंगामा किया और इसी के चलते कोई कामकाज नहीं हो पाया। वहीं राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान सरकार ने ठीकरा यूपीए सरकार के सर फोड़ा, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। दिल्ली में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करते कांग्रेसियों पर लाठियां भांजते पुलिस वाले। लखनऊ में मोदी सरकार के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। फरीदाबाद में रेल किरायों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के लोग। देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्षी पार्टियों का ये गुस्सा सड़क तक नहीं सिमटा था। संसद में भी विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उधर राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के लिए राजी हुई सरकार को विपक्ष के कड़े हमलों का सामना करना पड़ा। क्यों पहले से ही उन्होंने वो प्रावधान किए कि पहले 1-1.25 महीने में ही इस देश के गरीब की कमर महंगाई से टूट गई। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है वो बिजनेस क्लास है, व्यापारी वर्ग है। तो ये जो जमाखोरी कौन कर रहा है? व्यापारी वर्ग कर रहा है। तो इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने के लिए व्यापारियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी। लेकिन बहस का जवाब देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी तैयारी के साथ आए थे। मसला रेल किराए का हो या फिर डीजल से लेकर आलू प्याज तक की कीमतों का, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से मनमोहन सरकार पर पलटवार किया। सरकार कीमत बढ़ने के बाद अपनी नींद से जागती थी और उसको बाजार के अंदर सामान को लाना और फिर कीमतों को घटाना जो दिसंबर के बाद घटनी शुरू हो जाती। लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। अब बीजेपी की सरकार असफल हो गई है कीमतें की जो वृद्धि हुई है उसे रोकने के लिए, और ये जो जनता के साथ विश्वासघात है, इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एंटायर अपोजिशन। जाहिर है विपक्षी दलों ने पहले ही दिन अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में तगड़ी शिकस्त के बावजूद वो मोदी सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। मोदी सरकार महंगाई का ठीकरा बार बार भले ही मनमोहन सरकार के सर फोड़ रही हो, लेकिन लोग समस्या नहीं समाधान चाहते हैं। ऐसे में अगर जरूरी सामान की कीमतें जल्द कम ना हुई तो सरकार को अच्छे दिन लाने का ये वादा उल्टा भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IVN 7। उधर गरीबी की सीमा रेखा तय करने को लेकर बनी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट मोदी सरकार को सौंपी है उसके मुताबिक शहरों में 47 रुपए कमाने वाला और गांव में 32 रुपए कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है। इससे पहले आपको मालूम ही है, मनमोहन सरकार में तेंदुलकर कमेटी ने शहरी इलाकों में 32 और ग्रामीण इलाके में 27 रुपए की समय रेखा तय की थी। तो विपक्ष अब रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को भी गरीबी के साथ मजाक बता रहा है। 45 रुपीज जो 46 रुपीज जो रंगराजन ने कह दिया है वो क्या बेसिस के ऊपर कह दिया वो मेरे को पता नहीं है। अभी लास्ट टाइम एक कांग्रेस का जो मिनिस्टर था, राज्यसभा या MP कोई था, उन्होंने बोला था कि भाई 12 रुपए में आपको खाना मिलता है पूरे बम्बई में। अभी ये भाई साहब बोलते हैं कि 46 में मिलता है। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से रंगराजन कमेटी ने शहरी और गांव के गरीबों की नई परिभाषा तय की है। इस परिभाषा के मुताबिक अगर कोई शख्स शहर में 47 रुपए से ज्यादा और गांवों में 32 रुपए से ज्यादा कमाता है तो वो BPL की श्रेणी में नहीं आएगा। रंगराजन कमेटी ने अपनी ये रिपोर्ट मोदी सरकार के योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सौंप दी है। We derived the minimum food consumption expenditure based upon meeting certain nutritional requirements relating to calories, protein and fat. A lot of effort has gone into this Rangarajan committee. We are looking at it. We made the document public. We are
looking at comments, and then we will form an opinion. मनमोहन सरकार में ऐसी ही रिपोर्ट तेंदुलकर कमेटी ने दी थी। उन्होंने शहरी गरीबों के लिए 33 रुपए और गांव के लिए 27 रुपए की सीमा रेखा रखी थी। विवाद खड़ा हुआ तो यूपीए सरकार ने रंगराजन कमेटी का गठन किया। अब कांग्रेस को ही रंगराजन कमेटी की गरीबी की सीमा रेखा पर आपत्ति है। बाकी दल भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। कैसे सहमत हो सकते हैं जब हमारी सरकार ने 36 और 38 रुपए और 27-28 रुपए ऐसे आंकड़े दिए थे। हमारी सरकार होने के बावजूद हम में से बहुतों ने उसकी आलोचना की थी। कौन 47 रुपए में क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या कहेगा, इस तरह की बात कहना है ना, क्रूर मजाक है। रंगराजन जी को हम 100 रुपए रोज देंगे अपनी तरफ से, और वो सिर्फ गाँव में रहकर अगर एक दिन दिखा दे, दोनों टाइम भरपेट भोजन खा लें, तो हम समझेंगे उनकी रिपोर्ट कहीं सही है। सवाल बेहद गंभीर है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की माने तो एक कामकाजी इंसान को एक दिन में कम से कम 250 ग्राम चावल, 150 ग्राम गेहूं, 120 ग्राम दाल, 255 ग्राम सब्जी, 45 ग्राम तेल, 250 ग्राम दूध, 200 ग्राम फल और 40 ग्राम चीनी की जरूरत है। इनकी ताज़ा कीमतों को जोड़े तो ये तकरीबन 50 रुपए 61 पैसे बैठता है। इसमें घर, कपड़े, आने जाने, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं जुड़ा है। जाहिर है गरीबी के ताज़ा आंकड़े भी सवालों के घेरे में हैं। वैसे रंगराजन कमेटी की नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहां तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक 2011-12 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख थी, वो अब बढ़कर 3 करोड़ 63 लाख हो गई है। वैसे देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार इस रिपोर्ट पर क्या रुख अपनाती है। कैमरामैन गिट्टी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और महंगाई और गरीबी से ही जुड़े कुछ अहम सवाल मैं इंडिया 9 बजे में उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, क्या बढ़ती महंगाई के लिए पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही है? क्या मोदी सरकार के पास महंगाई घटाने का कोई पक्का ब्लूप्रिंट है? तीसरा सवाल, क्या शहर में 47 रुपए रोज कमाने वाला गरीब और उससे ऊपर कमाई वाला क्या खुशहाल हो जाता है? क्या गांवों में रोज 32 रुपए कमाने वाला गरीब और उससे ज्यादा यानी कि 33 रुपए कमाने वाला, उसका खाना अच्छा है, उसका नसीब अच्छा है क्या? और क्या 33 और 48 रुपए में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकता है इंसान? इसी पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा गौरव भाटिया है मेरे साथ, और साथ ही साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान JNU के प्रोफेसर हिमांशु। राजीव प्रताप रूडी जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, महंगाई घटाएंगे। अब हमें यह बताया जा रहा है, अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री बताते हैं, पुरानी सरकार के चलते महंगाई बढ़ रही है और अभी महंगाई पर काबू पाने में वक्त लगेगा। उम्मीदें आपने बढ़ाई, सच्चाई अब बताई जा रही है, कड़वी हकीकत अब। सही कह रहा हूं मैं? थोड़ा अगर स्मरण कर ले, ये बात सही है कि कुछ विषयों और कुछ वस्तुओं का सामान, कुछ खाद्य सामग्रियों का और खास करके प्याज और आलू का कुछ दाम बढ़ा है। चिंता सिर्फ हमारे प्रतिपक्ष को नहीं, चिंता सरकार को भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा हमें वक्त दे इस बात को समझने के लिए कि इस दौरान अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़ों को निकाल करके देखेंगे तो जो प्याज और आलू और बाकी सामग्रियों का दाम, आज हमने प्याज को 25 रुपए के आसपास नियंत्रित कर लिया है। ये 80, 90, 100 तक जाया करता था। सवाल इसका नहीं है कि इन्फ्लेशन हो सकता है कई कारणों से, उसके बारे में हम अलग से विमर्श कर सकते हैं कि महंगाई कई कारणों से बढ़ता है। सवाल यह है कि सरकार किस तत्परता से उस महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाती है और किस तत्परता से उस रोकने के कदम उठाने के बाद कामयाब होती है। हम इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से, और 30 दिन की सरकार में यदि आप मानते हैं कि 30 दिन में महंगाई नियंत्रित हो जाए, पिछली सरकारों का भी अगर देन है तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर इस देश में आप देखेंगे कि जो आलू का उत्पादन है या ये प्याज का उत्पादन है, या जो पिछले बार लगभग 17 मिलियन टन था, इस पर 19 मिलियन टन है। इसलिए अभाव कहीं नहीं है। अगर अभाव के कारण अगर दाम बढ़ता है तो उसका हम सब अभाव नहीं है, ये मैनेजमेंट का विषय उठता है कि आखिर हम इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और इसके लिए सरकार
तत्परता से कार्रवाई करने का प्रयास किया। ये बात सही है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको 30 दिन के बाद हमारी सरकार आई है तो आप कहना चाहते हैं महंगाई, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी है? क्या देश के लोग सचमुच इतने उससे क्या देश के लोग इतना ही समय दे रहे हैं कि 30 दिन में हमने सब कुछ ठीक कर देना है, या देश के लोगों ने हमें कुछ और वक्त दिया है? और इसलिए हम चर्चा आज कर रहे हैं सदन के भीतर, और इसीलिए कुछ तर्क जो दिए जाते हैं जो विपक्ष को अच्छा नहीं लगता है सुनने में, लेकिन ये कुछ सच्चाई है कि हमें जो सरकार और हमें पिछली सरकार के बाद जो विरासत मिला है, जिस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.8% है, जिस प्रकार से आज मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से इराक का युद्ध है जिसके कारण आयातित होने वाले तेल में जो कठिनाई हो रही है, जो लगभग 25% तेल हम आयातित करते हैं इराक से, ये सभी विषय है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा विपक्ष इस विषय को उठाए, उनका अधिकार है, लेकिन देश के लोग भी ये समझते हैं कि 25 से 30 दिन में कोई भी सरकार आकर के कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। लेकिन हमने जो कदम उठाए हैं और नियंत्रण कर लिया है, फिस्कल इन्फ्लेशन का नहीं, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट का सवाल है, और सरकार इन्फ्लेशन मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर रही है, पुरानी सरकार की तरह से नहीं कर रही है, ये हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और बजट के बाद, बजट जैसे ही समाप्त होता है, हम बेहतर कर पाएंगे और आने वाले दिनों में और बेहतर दिन हम दिखा पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। राजीव जी, मेरा सवाल बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल पॉइंटेड है। आपके 30 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, 41 दिन हो गए सरकार के, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ फल सब्जियों या आलू प्याज की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, रेल किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। मैं 2009 में ले जाना चाहूंगा आपको। दिसंबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा हम 3 महीने में महंगाई काबू कर लेंगे, और वो 3 महीने का सिलसिला लगभग 10 बार दोहराया गया, और आपने विपक्ष होने के नाते सरकार को जमकर घेरा। आज आप हमें समय सीमा भी नहीं बताने को तैयार हैं कि कब महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि ये आपने हमसे वादा किया था सरकार बनाने से पहले। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सीधा है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, और सरकार बहुत सारी चीजों से संघर्ष कर रही है। पूरी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बजट लाना, बजट में किस प्रकार से आप आर्थिक रूप से सरकार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये चुनौती है। मैं समझता हूं कि तमाम आर्थिक चुनौतियों में से महंगाई भी एक विषय है जो सामान्य आदमी को, लेकिन वैसी महंगाई का प्रकोप अभी इस देश को नहीं मिला है जैसे कांग्रेस के जमाने में था। हम उससे देश को बचा सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और अब तो हमने कदम उठाने शुरू किए हैं, और कई सारे ऐसे कदम हैं जो शायद इन परिणामों को देश के सामने कितने दिन में काबू कर लेंगे महंगाई पर? को हम लोग ये सवाल तो अनुचित होगा, क्योंकि महंगाई की सीमा आप कह दें, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार चिंतित है इस पूरे विषय से, और सरकार ने क्यों हो रहा है इस पर नियंत्रण कैसे लाया जाए, किस प्रकार से देश के लोगों को हम राहत दे सकते हैं। आप कहेंगे कि जो कुछ हमने जैसे बताया कि मिडिल ईस्ट में जो इराक युद्ध के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, या पिछली सरकार की भी कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसमें हम परिवर्तन करना चाहेंगे। और जब तक इस देश में साधन नहीं एकत्रित होता, जब तक हम इस देश के संरचना को जो संरचना है, आधारभूत संरचना है, उसको सही नहीं करते हैं, जब तक इस देश में भंडारण की समस्या का निदान नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ जिस प्रकार की परिस्थिति आज सिंचाई की है, और जो मॉनसून के फेलियर के कारण, जो परिस्थितियों के कारण मार्केट में स्पेकुलेशन, ये सब सच्चाई है। तो ये सब चीजें जो है ओवरनाइट सही नहीं की जा सकती है, वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा। आप ये बात कह रहे हैं। सत्यव्रत जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से आपकी आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। सत्यव्रत जी, पहली बात, मैं बिल्कुल सहमत हूं राजीव से कि किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन के लिए 40 दिन पर्याप्त नहीं, हमें थोड़ा प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। तब उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये सरकार कैसा कामकाज कर रही है। नंबर 2, बार बार इस बात को कहना कि पिछली सरकार के कारण आज हम ये दशा देख रहे हैं, ये राजनीतिक बेईमानी है। इसलिए कि आप वही करने के लिए यहां नहीं बैठाए गए हैं जनता के द्वारा जो गलतियां हमने की थी। अगर गलतियां की थी, आप मानते हैं? बेशक, अगर हम हारे ना होते, अगर हमने गलतियां ना की होती, निश्चित रूप से हमारी गलतियां दोहराने के लिए आपको यहां जनता ने नहीं बैठाया। तीसरी बात, इराक में क्या हो रहा है इसका हवाला देना इसलिए बेईमानी है कि भाई साहब, जब हम सरकार में थे तब भी गल्फ में बहुत तमाम तरह की हरकतें हो रही थी, तब तो आप हमारे इन तर्कों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
चौथी बात, आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी अनुशंसाएं सौंपी थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, जिसकी अनदेखी की आपकी सरकार ने। और नहीं, उसमें से बहुत सारी चीजों को माना गया, लेकिन जब वो हमारे प्रधानमंत्री को यह बता सकते थे कि कैसे कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, तो आज तो वो स्वयं प्रधानमंत्री है। कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, बुनियाद से समझ लीजिए। पहली बात, जब तेल की कीमतों में वृद्धि होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में वृद्धि होगी, और ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों की वृद्धि हर वस्तु की कीमतों पर असर डालेगी। पर सरकार तो हमें ये बता रही है सत्यव्रत जी कि कालाबाजारी हो रही है, दिक्कत कहीं नहीं है। मैं दोनों बातों पे आ रहा हूं। हाँ। आप जरा सा धैर्य रखें, हम इतनी देर बोले हैं। हाँ। राजीव भाई, तो मुझे अब कुछ कह लेने दीजिए। तेल की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए हमसे यह सुझाव दिया जाता था कि आप जो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है, उसको अगर खत्म कर दे केंद्र सरकार, तो 20 से लेकर के 22 रुपया प्रति लीटर डीजल सस्ता हो सकता है। ये हमको बार बार कहा जाता था। अब सरकार में आप है, 10 जुलाई हमें जरा ये बता दीजिए किस तारीख को आप एक्साइज 10 जुलाई का इंतजार कर लेते हैं, पेट्रोलियम ये कर पाते हैं कि नहीं? पेट्रोलियम पदार्थों पर आप अपने बजट में क्या एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने जा रहे हैं? अगर वो समाप्त हो जाए, ये कीमतें अपने आप सही आ जाए। दूसरी बात, मुझे एक बात बता दीजिए कि केवल आलू प्याज कहकर के आप सारी महंगाई को एक तरफ रख देने की होशियारी दिखा रहे हैं, ये होशियारी कब तक चलेगी? भाई साहब, मुझे उस चीज का नाम बता दीजिए जिस चीज की महंगाई नहीं बढ़ी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 80% से लेकर के 120% तक विभिन्न जिन्सों की और वस्तुओं की कीमतों में एकदम उछाल आया है। ये एकदम उछाल आपकी सरकार आते ही ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं राजीव, ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया, भारतीय जनता पार्टी घोषित रूप से व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने आपको सत्ता में पहुंचाया है, वही व्यापारी आज मुनाफाखोर जमाखोरी कर रहा है, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस जमाखोर के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। आप राज्यों पर बोझ डाल करके जिम्मेदारी अपनी बड़ी समझना चाहते हैं। इसके परिणाम ये जनता देगी। हमने अपनी गलतियां की थी, हमने परिणाम भोगा है। आप जो करने जा रहे हैं, इस तरह के बहानेबाजियों और नौटंकियों से इस देश की महंगाई आप कभी नहीं रोक पाएंगे। उन मुनाफाखोरों के खिलाफ क्या आपने वायदा कारोबार पर रोक लगाया जो आपका प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को सुझाव देता था? 40 दिन में आप उस वादा कारोबार पर, फ्यूचरिस्टिक ट्रेडिंग पर, उस पर रोक लगाने को क्यों नहीं तैयार हुए? जी राजीव, 15 सेकंड में रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप मानेंगे राजीव, मैं आपकी इजाजत से एक चीज आपको कहना चाहूंगा। मेरे 2 मेहमान अभी चुप हैं, मैं एक 15 सेकंड में रिस्पॉन्स, सीधा सवाल सत्यव्रत चतुर्वेदी का ये था, एक चीज बताइए जिसके दाम घटे हों पिछले 40 दिन में, 41 दिन में। रूडी साहब, आपसे यह सवाल। देखिए, जिस तरह से सत्यव्रत चतुर्वेदी ने एक जो व्यवसाय में जुड़े वैसे लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, और यह आरोप सीधा थोड़ा सा बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं, कहना कि भाई एक सरकार आई है, हमें सिर्फ एक ही समाज में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह सरकार कैसा कामकाज कर रही। नंबर 2, बार बार इस बात को कहना कि पिछली सरकार के कारण आज हम ये दशा देख रहे हैं, ये राजनीतिक बेईमानी है। इसलिए कि आप वही करने के लिए यहां नहीं बैठाए गए हैं जनता के द्वारा जो गलतियां हमने की थी। अगर गलतियां की थी, आप मानते हैं? बेशक, अगर हम हारे ना होते, अगर हमने गलतियां ना की होती, निश्चित रूप से हमारी गलतियां दोहराने के लिए आपको यहां जनता ने नहीं बैठाया। तीसरी बात, इराक में क्या हो रहा है इसका हवाला देना इसलिए बेईमानी है कि भाई साहब, जब हम सरकार में थे तब भी गल्फ में बहुत तमाम तरह की हरकतें हो रही थी, तब तो आप हमारे इन तर्कों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
चौथी बात, आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी अनुशंसाएं सौंपी थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, जिसकी अनदेखी की आपकी सरकार ने। और नहीं, उसमें से बहुत सारी चीजों को माना गया, लेकिन जब वो हमारे प्रधानमंत्री को यह बता सकते थे कि कैसे कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, तो आज तो वो स्वयं प्रधानमंत्री है। कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, बुनियाद से समझ लीजिए। पहली बात, जब तेल की कीमतों में वृद्धि होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में वृद्धि होगी, और ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों की वृद्धि हर वस्तु की कीमतों पर असर डालेगी। पर सरकार तो हमें ये बता रही है सत्यव्रत जी कि कालाबाजारी हो रही है, दिक्कत कहीं नहीं है। मैं दोनों बातों पे आ रहा हूं। हाँ। आप जरा सा धैर्य रखें, इतनी देर बोले हैं राजीव भाई, तो मुझे अब कुछ कह लेने दीजिए। तेल की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए हमसे यह सुझाव दिया जाता था कि आप जो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है, उसको अगर खत्म कर दे केंद्र सरकार, तो 20 से लेकर के 22 रुपया प्रति लीटर डीजल सस्ता हो सकता है। यह हमको बार बार कहा जाता था। अब सरकार में आप है, 10 जुलाई हमें जरा ये बता दीजिए किस तारीख को आप एक्साइज 10 जुलाई का इंतजार कर लेते हैं, पेट्रोलियम ये कर पाते हैं कि नहीं? पेट्रोलियम पदार्थों पर आप अपने बजट में क्या एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने जा रहे हैं? अगर वो समाप्त हो जाए, ये कीमतें अपने आप सही आ जाए। दूसरी बात, मुझे एक बात बता दीजिए कि केवल आलू प्याज कहकर के आप सारी महंगाई को एक तरफ रख देने की होशियारी दिखा रहे हैं, ये होशियारी कब तक चलेगी? भाई साहब, मुझे उस चीज का नाम बता दीजिए जिस चीज की महंगाई नहीं बढ़ी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 80% से लेकर के 120% तक विभिन्न जिन्सों की और वस्तुओं की कीमतों में एकदम उछाल आया है। ये एकदम उछाल आपकी सरकार आते ही ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं राजीव, ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया, भारतीय जनता पार्टी घोषित रूप से व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने आपको सत्ता में पहुंचाया है, वही व्यापारी आज मुनाफाखोरों जमाखोरी कर रहा है, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उस जमाखोर के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। आप राज्यों पर बोझ डाल करके जिम्मेदारी अपनी बड़ी समझना चाहते हैं। इसके परिणाम ये जनता देगी। हमने अपनी गलतियां की थी, हमने परिणाम भोगा है। आप जो करने जा रहे हैं, इस तरह के बहानेबाजियों और नौटंकियों से इस देश की महंगाई आप कभी नहीं रोक पाएंगे। उन मुनाफाखोरों के खिलाफ क्या आपने वायदा कारोबार पर रोक लगाया, जो आपका प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को सुझाव देता था? 40 दिन में आप उस वादा कारोबार पर, फ्यूचरिस्टिक ट्रेडिंग पर, उस पर रोक लगाने को क्यों नहीं तैयार हुए? जी राजीव, 15 सेकंड में रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप मानेंगे राजीव, मैं आपकी इजाजत से एक चीज आपको कहना चाहूंगा। मेरे 2 मेहमान अभी चुप हैं, मैं एक 15 सेकंड में रिस्पॉन्स, सीधा सवाल सत्यव्रत चतुर्वेदी का ये था, एक चीज बताइए जिसके दाम घटे हों पिछले 40 दिन में, 41 दिन में। रूडी साहब, आपसे यह सवाल। देखिए, जिस तरह से सत्यव्रत चतुर्वेदी ने एक जो व्यवसाय में जुड़े वैसे लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, और यह आरोप सीधा थोड़ा सा बिलो द बेल्ट जिसे कहते हैं, कहना कि भाई एक सरकार का मत नहीं मिला है कि हम किसी और को इस प्रकार का अधिकार दें कि वो जमाखोरी करे। और मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक समाज के लोग जो व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको ये कहना कि ये जमाखोर है और सरकार उनकी मदद कर रही है, आप एक बड़े समाज का अपमान भी कर रहे हैं, जो अनुचित है। और अगर आपने इतनी काबिलियत थी, अगर वो कारण था, तो आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई उठाया? देखिए, ये निश्चित रूप से राजनीति है, और मैं समझता हूं कि सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जिसकी कीमतें कम हुई है 41 दिन में, क्या मैं इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे, देखिए साहब, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, जिन चीजों पर हमने नियंत्रण काबू कर लिया है, और निश्चित रूप से अगर आप मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि इसी दौरान प्रत्येक वर्ष पिछले 9 साल से प्याज की कीमत बढ़ करके 90 और 100 रुपया, हमने इतनी अपनी काबिलियत से इसको 20 रुपए पर रोक लिया है। तो क्या ये काफी नहीं है कि जो आप जिस प्रकार का
जिस प्रकार से चलाते थे, हमने प्रोएक्टिवली बढ़ करके हमारी सरकार ने, वित्त मंत्री ने इस कदम को उठाया। सवाल है कि अगर आप 40 रुपया में आने के पहले ये कह रहे हैं 20 रुपए की प्याज। देखिए 20 रुपए की प्याज कहां मिल रही है, जरा वो दुकान का नाम बता दे राजीव भाई। सतरत जी, नहीं 40 रुपए मैंने भी प्याज खरीदा, लोगों को टीवी 40 चैनल रुपए पर आना है और एक दिन का समाचार बनाना है। 1:30 बजे दोपहर को। अब आपकी बात मैंने सुन ली, अब सुन लीजिए भाई साहब मेरी बात। प्रत्येक दिन हम लोग को टीवी चैनल पर आना है और टीवी चैनल को भी चलना है कि आज कीमत फलाना है कल। सरकार का आकलन सिर्फ एक विषय पर नहीं होगा, सरकार का आकलन होगा कि किस प्रकार से आर्थिक विकास हम करते हैं, इस देश में कितने लोगों को रोजगार देते हैं, वो बात में समझ गया। प्याज की कीमतें आप बता रहे थे राजीव, 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है दिल्ली किस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट कम करते हैं, किस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ाते हैं, किस प्रकार से देश में सड़कों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से गांव देहात में हम बिजली और पानी पहुंचाते हैं, किस तरह उसमें भी हम चर्चा करेंगे। राजीव माफी चाहूंगा, राजीव जी की पृष्ठभूमि तय होगी। राजीव जी माफी चाहूंगा, मुझे बारा भाटिया के पास जाना होगा। प्रोफेसर हिमांशु आप लोगों को मेरे साथ दिया है। राजीव जी माफी चाहूंगा। कैबिनेट का पोस्ट लेने के लिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए आतुर ये होकर के चर्चा आप दौड़ रहे हैं। अभी आप अपनी स्थिति देख लीजिए, देश की जनता आपकी बोली बोलने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इन तमाम चीजों को पूरा करेगी। मैं भी बड़ा ध्यान से आपकी बात रूडी सुन रहा था। साहब जिस माफी प्रकार से चाहूंगा, आपने कहा कि 40 दिन, रूडी साहब माफी चाहूंगा। गौरव भाटिया, यहां पर एक और बात जो आ रही है, महंगाई रोकने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर भी डाली जा रही है। यह कदम कितना तर्कसंगत है, या दरअसल राज्य और केंद्र सरकार को कदमताल करनी होगी महंगाई डायन पर काबू पाने के लिए? संदीप जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो रंगराजन कमेटी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग 32 रुपए कमा रहे हैं और जो शहरी जगह पे 47 रुपए कमा रहे हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर है, तो मैं समझता हूं ये उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि सिर्फ जो सांस लेके जी रहा है उसको जीना नहीं कहते। जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, एक सम्मान की जिंदगी, अगर वो कितने रुपए में जी सकता है इस बात का प्रश्न है। लेकिन भाजपा इस सीमा को ऊपर इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि उनको यह डर है कि इससे काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। जबकि मेरा यह मानना है कि सही तरीके से इसको पहले तय करने की जरूरत है और उसके बाद जब आप सुधार लाएंगे और काफी लोग उस गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे तो वो आपकी सरकार की उपलब्धि होगी। 32 रुपए और 47 रुपए कह देना मेरे ख्याल से हास्यास्पद है और ये खुद में जो है गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा है। इसके बाद दूसरी बात यह कि जब चुनाव चल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह गए, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, महंगाई तुरंत रोक दी जाएगी। अगर वो सच बात कहते कि महंगाई तुरंत नहीं सिमट सकती, इसके लिए हमें वक्त चाहिए होगा, और तब वो आज वक्त मांगते तो वो ठीक होता। लेकिन जब आपने वादे किए तब आपने समय सीमा की बात नहीं करी, तब आपने तुरंत राहत देने की बात करी। और सरकार आते ही जब आपकी हम लोग सफलता को देखते हैं या कहते हैं कि 40 दिन में आपने क्या काम किया, तो वो कहते हैं कि 40 दिन बहुत कम है। लेकिन 40 दिन निर्णय लेने के लिए कि रेल का किराया भी बढ़ जाए, डीजल पेट्रोल की कीमत भी बढ़े, एलपीजी के लिए भी दाम बढ़े, क्या पर्याप्त था? क्या उसमें मंथन की जरूरत नहीं थी? क्या एक गंभीर चर्चा की जरूरत नहीं थी? आम आदमी के ऊपर आपने सारा बोझ एक बार में डाल दिया। गौरव, हम थोड़ी सकारात्मक बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप महंगाई को लेकर होते रहेंगे। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी की भी बात की है नरेंद्र मोदी जी ने, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कदमताल करनी होगी महंगाई पर काबू पाने के लिए? क्या तैयार हैं राज्य सरकारें, या ये आरोप प्रत्यारोप ही हावी रहेंगे? सर नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जहां तक ऐसी चीज वस्तुओं की बात है कि महंगाई बढ़ रही है, खाने की वस्तुएं हैं, और प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी प्रदेश सरकार इसमें कदम उठा रही है। हम लोग खुद अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में उस मात्रा में नहीं बढ़ी थी। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कदमताल की जरूरत है। गौरव, थोड़ी वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। मुझे प्रोफेसर हिमांशु को भी लेकर आना है चर्चा में। प्रोफेसर हिमांशु, दरअसल दिक्कत क्या है,
यह है कि आर्थिक मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर तू मैं होने लगती है। कोई एक समग्र विचार आए और देश को यह बताया जाए, भ्रमित करने की भी कोशिश की कोई जादुई छड़ी लेकर घूम रहा है। भाई जादुई छड़ी नहीं है, लोकल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। उस बारे में लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा है आज तक। क्या यह हकीकत है हमारे देश की? यही हकीकत है। और ये जो यही मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी तक सरकार का जो 40 दिन का जो रवैया रहा है, उस रवैया में 2 चीजें जो है महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो जो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास ऐसा कोई क्लियर कट ब्लूप्रिंट है कि महंगाई को कैसे कम करना है। पिछले 20 दिन 30 दिन के आप देख लें तो एक ही तरीके से एक अटैक रहा है कि हम जमाखोरों को ये करेंगे, जमाखोरों को ये करेंगे, हम होर्डिंग को ये अटैक करेंगे, ये करेंगे। पर वो करके उन्होंने बाकी जो मूल मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट कर दिया है। और एक तरीके से मुझे लगता है उसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि सरकार की कथनी और करनी में विरोधाभास है। वो विरोधाभास ये है कि आप महंगाई का सबसे पहला कारण जो बेसिक होता है कि कॉस्ट बढ़ते हैं। और अगर आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और है मुझे कीमतें बढ़ा रहे हैं, आपकी जो है वो रेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपके फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, तो कीमतें बढ़ेंगी ही। उन सारी मुद्दों को आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं और बल्कि उनमें कीमतें बढ़ाते हैं और छापामारी पे अटैक करते हैं। तो मुझे नहीं लगता सिंबलिज्म कर रहे हैं, सिंबलिज्म लगता है, प्रतीकात्मक ये कदम है कि देखिए हम जमाखोरी हो रही है। सही बात, मुझे असल जड़ में जाने को हम तैयार नहीं। मुझे लगता है कड़वे फैसले लेने होंगे, लेने होंगे और वहां पे जाके उसको चीजों को क्लियर कट एक व्हाइट पेपर के तरीके से बताना पड़ेगा कि ये हमारी मजबूरियां हैं, ये कारण है और ये हम करने वाले हैं। और ये इसलिए शायद नहीं किया जाता है। सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब, प्रोफेसर हिमांशु, राजीव प्रताप रूडी जी और गौरव भाटिया, चारों शायद कुछ आप और जोड़ना चाहते, वक्त की कमी है। लेकिन दरअसल हमारे देश की दिक्कत यह, आप सबका धन्यवाद, देश की दिक्कत यह है कि हमें सच्चाई नहीं बताई जाती। कड़वे फैसले लेने होंगे, कड़े फैसले लेने होंगे, मानस भी उसके लिए तैयार करना होगा, बताना होगा। लेकिन फिर चुनाव भी आने वाले हो जाते हैं। अब 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं अक्टूबर में, तो उससे पहले यह हकीकत बताकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, नाराजगी मूल कौन ले, गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स का यह डिबेट जारी रहेगा। आई है, हमें सिर्फ एक ही